हेलो विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान पाठशाला पर हिंदी का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। यानी हिंदी की हमारी पहली क्लास है। आज से मैं आप सभी को हिंदी के पूरे ग्रामर को, हर महत्वपूर्ण विषय को क्रम से पढ़ाऊंगा। यदि आप लोग हिंदी क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला से जुड़िए। आज के क्लास में हम देखेंगे, हमारा हिंदी का पहला क्लास है। आज के क्लास में देखेंगे हिंदी व्याकरण और उसके पहले देखेंगे कुछ हिंदी भाषा को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व को देखेंगे, जो किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले ये आवश्यक होता है कि पहले हम उसकी बेसिक का जानकारी लें, उसका ज्ञान लें, तब हम उस भाषा को सीखने के लिए आगे बढ़े। इसी उद्देश्य से आज हम हिंदी सीखने जा रहे हैं। तो हिंदी में हम पहले कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद हिंदी व्याकरण पर चलेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बस करिए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्या क्लास है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्रम से कुछ विशेष तत्वों को देखेंगे। देखिए पहला हम क्या देखेंगे? भाषा। यानी भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, कि हम देखेंगे। फिर देखेंगे भाषा के प्रकार, यानी भाषा के मुख्य प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, उसे देखेंगे। फिर देखेंगे भाषा के अंग, यानी भाषा के कितने अंग हैं, इसे देखेंगे। फिर देखेंगे व्याकरण, यानी व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है। देखेंगे हिंदी, यानी हिंदी शब्द क्या है, कहाँ से आया है, कैसे उत्पन्न हुआ है। उसके बाद देखेंगे व्याकरण के अंग। आज हिंदी के क्लास में, पहली क्लास में हम इतने यानी हिंदी के 6 विशेष तत्वों को देखेंगे। उसके बाद हम आगे क्लास में अगले क्रम पर चलेंगे। चलिए देखते हैं। यानी भाषा, भाषा किसे कहते हैं? देखिए जिस जिस साधन यानी या जिस साधन या जिस साधन से हम किसी भाषा को, यानी जिस माध्यम या साधन से हम अपने भावों, विचारों और भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जिस माध्यम या साधन से हम अपने विचारों, भावों और भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं। जिस जिस माध्यम माध्यम जिस माध्यम या साधन जिस माध्यम या साधन से जिस माध्यम या साधन से हम अपने विचारों हम अपने विचारों हम अपने विचारों भावों हम अपने विचारों, भावों और भावनाओं को भावनाओं भावनाओं को दूसरे से व्यक्त करते हैं, दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं
समझते समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। अब इस प्रकार भाषा की परिभाषा दे सकते हैं, यानी जिस माध्यम या साधन से हम अपने विचारों भावों और भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाषा शब्द संस्कृत के भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ कहना या बोलना होता है। कहना या बोलना होता है। इसका अर्थ कहना या बोलना होता है। हमने देखा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा का क्या होता है, यानी जिस माध्यम या साधन से हम अपने विचारों भावों और भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ कहना या बोलना होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग भाषा शब्द का अर्थ और भाषा समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है। जैसे आप किसी कोई बातचीत करते हैं तो वो एक भाषा होती है, और आप दूसरे के बातों को समझते हैं, वो उनकी भाषा होती है, किसी को भाषा कहते हैं। अब देखिए हम अपने अगले चीज देखते हैं, क्या भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कितने होते हैं। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। भाषा के प्रकार यानी भाषा मुख्य 3 प्रकार की होती है। यानी रचना के आधार पर भाषा कितना 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की, या कहिए यानी भाषा मुख्य 3 प्रकार की होती है। जैसे हम भाषा को किस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं किसी के सामने, माने ये भाषा तो वैसे अनेकों होती हैं, लेकिन ये भाषा वो प्रकार है जिस रूप में हम किसी के सामने अपने भाषा को व्यक्त करते हैं। ये भाषा व्यक्त करने के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। यानी ये कहिए भाषा व्यक्त करने के प्रकार, यानी भाषा कितने रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए भाषा मुख्य रूप से ऐसे भी आप देखिए, ऐसे भी इसका परिभाषा लिख सकते हैं। यानी भाषा मुख्य रूप से 3 रूप से व्यक्त की जा सकती है। की जा सकती है। यानी कोई भी भाषा हो उसे मुख्य रूप से, इसलिए हम कहते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्य 3 रूप व्यक्त करने का 3 प्रकार होता है। किसी भाषा को मुख्य रूप से व्यक्त करने के लिए यानी अभिव्यक्त करने के लिए 3 रूप होता है, इसलिए हम कहते हैं भाषा के प्रकार यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो भाषा मुख्य रूप से 3 रूप से व्यक्त की जा सकती है।
यानी पहला क्या होता है, पहला होता है जैसे मौखिक भाषा, मौखिक मौखिक भाषा यानी जो हम विचार भाव या भावना को बोलकर किसी से व्यक्त करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो बोलकर किसी से कुछ कहा जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार भाषा को व्यक्त करने की पहला रूप होता है मौखिक रूप यानी मौखिक भाषा जिसे कहते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा, लिखित लिखित भाषा लिखित भाषा होता है जिसे हम लिखकर किसी के सामने अपने भाव को, अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक सांकेतिक भाषा सांकेतिक भाषा। इस प्रकार भाषा के तीन रूप होते हैं यानी तीन प्रकार होते हैं। यानी पहला क्या, मौखिक भाषा जो बोलकर किसी को सामने व्यक्त किया जाता है या सुनकर किसी की भाषा को समझा जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जो जब कोई अपने भाव और विचारों को किसी के सामने लिख कर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा यानी जब हम किसी अपने भाषा को किसी को संकेत द्वारा समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब यानी कोई चिन्ह दिखाकर कोई उसका उपकरण दिखाकर मतलब चिन्ह के द्वारा उसे संकेत देकर जब सीखते हैं या समझते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के कितने रूप यानी कितने प्रकार के, तीन प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मुझे आशा और विश्वास है आप समझ गए होंगे कि मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार के, तीन। मौखिक भाषा यानी जो बोलकर अपने भाव विचारों को व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो लिखकर अपने भाव विचारों को व्यक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा जो किसी को समझा कर यानी संकेत के द्वारा अपने भाव और विचारों को व्यक्त किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा के तीन रूप यानी तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए भाषा के अंग कितना होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। भाषा के 5 अंग होते हैं। भाषा के मुख्य 5 अंग होते हैं। कौन कौन। पहला होता है ध्वनि भी भाषा का एक अंग है, क्योंकि जो ध्वनि नहीं रहेगी तब तक हमें भाषा का पता नहीं चलता है। तो ध्वनि पहला अंग है। दूसरा क्या होता है लिपि, यानी लिपि जिस रूप में किसी भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जिस चिन्ह द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। तीसरा होता है वर्ण, यानी जिस क्रम से लिखा जाता है उसे वर्ण कहते हैं। और ध्वनि, लिपि, वर्ण। और चौथा होता है शब्द। उसके बाद पांचवा होता है वाक्य। और क्या होता है वाक्य। इस प्रकार किसी भी भाषा के 5 अंग होते हैं। ध्वनि, लिपि, वर्ण और शब्द और वाक्य होते हैं। तो ध्वनि क्या होता है, जो हमारे मुख से आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। और उसे जो ध्वनि निकलती है उसे किसी चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और लिपि को ही हम वर्ण कहते हैं, जो जो लिपि का क्रमगत व्यवस्थित होता है, क्रम से व्यवस्थित होता है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण के योग से यानी शब्द बनते हैं, जिन सार्थक वर्णों के योग से जिससे सार्थक शब्द बनते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। और जो शब्दों के योग से जब किसी अर्थपूर्ण वाक्य बनते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा भाषा कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं, यानी ध्वनि, लिपि, वर्ण और शब्द और वाक्य होते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं, जो हम अपने मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। उस ध्वनि को जिस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे लिपि कहते हैं। और लिपि के क्रमगत व्यवस्था को वर्ण कहते हैं, जो क्रमगत जैसे क ख ग क्रम से है तो उसी को वर्ण कहते हैं। और वर्ण के प्रयोग से जो सार्थक शब्द बनता है, वर्ण प्रयोग से शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से जो सार्थक वाक्य बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार भाषा के 5 अंग होते हैं। तो हमें किसी भी भाषा पढ़ने के पहले, किसी भी चीज को पढ़ने के पहले हमें भाषा की जानकारी होना चाहिए, भाषा के प्रकार ज्ञात होना चाहिए और भाषा के अंग। तो मुझे आशा और विश्वास है आप लोगों ने भाषा समझ, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार क्या होता है, भाषा का रूप कितना होता है और भाषा के अंग कितने होते हैं। मुझे आशा और विश्वास आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये हमारा रूप। आप चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारा क्या है। देखिए आगे है हमारा व्याकरण। अब व्याकरण देखिए क्या होता है।
व्याकरण होता है किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और समझने को व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा को शुद्ध 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 यानी किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना बोलना और समझना किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना बोलना और समझना व्याकरण कहलाता है। यानी किसी व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना बोलना और समझना व्याकरण कहलाता है। यानी आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ सकते नहीं है। इसलिए हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने और समझने के लिए हमें उसकी व्याकरण यानी ग्रामर की जानकारी होना चाहिए, तभी हम किसी भाषा को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना और समझना व्याकरण कहलाता है। ये हमारा व्याकरण की परिभाषा है, जिस माध्यम से कहिए हम जिस प्रकार से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, समझ सके, उस क्रिया को हम व्याकरण कहते हैं। इसे समझ लीजिए आप इसकी परिभाषा। यानी व्याकरण शब्द क्या है? व्याकरण शब्द व्याकरण शब्द यानी वी धन आ और धन करण शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से समझना। जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से समझना। अच्छी तरह से अच्छे से समझना। पिछले अक्षर में अच्छे से समझना। यानी व्याकरण शब्द का अर्थ होता है अच्छे से समझना। किसी बात को अच्छे से समझ लेना ये व्याकरण का आता है। जब अच्छे से समझ लेंगे यानी आपको व्याकरण की जानकारी है तभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसका अर्थ होता है अच्छे से समझना। इसमें जो होता है वी, ये जो हमारा वी होता है और होता है, दो उपसर्ग होते हैं और एक करण जो होता है हमारा प्रत्यय, यानी दो उपसर्ग और एक प्रत्यय मिलकर हमारा क्या बनता है? व्याकरण शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है अच्छे से समझना। इस प्रकार हमने देखा व्याकरण का अर्थ क्या होता है और व्याकरण की परिभाषा किस तरह होता है। तो आप जान सकते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना बोलना और समझना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द वी धन आ धन करण शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छे से समझना। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग व्याकरण समझ गए होंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब देखिए हम देखते हैं हिंदी क्या होती है। हिंदी शब्द कहाँ से आया? हिंदी का विकास कैसे हुआ? कि हिंदी यानी हिंदी सिंध से हिंद बना, यानी सिंध से हिंद बना और हिंद से हिंदी शब्द बना। हिंद से
हिंद से हिंदी शब्द बना, यानी हिंदी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, हिंदी शब्द कैसे बना, तो सिंध से हिंद बना और हिंद से हिंदी शब्द बना। यानी सिंध, जो भारत में सिंध नदी थी, उस एरिया में जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सिंध कहा जाता था। तो सिंध के किनारे रहने वाले लोगों को हिंद कहा जाने लगा। जो यानी विदेशी लोग, फारसी लोग आए तो उन्हें हिंद कह के पुकारने लगे और उनकी भाषा को हिंदी कहने लगे। जो सिंध यानी हिंद लोग बोलते थे तो उनकी भाषा को हिंदी कहने लगे। इस प्रकार सिंध से हिंद शब्द बना और हिंद से जो हुआ हिंदी शब्द बन गया। इस प्रकार हमारा हिंदी शब्द का विकास हुआ कि हिंदी शब्द हमारी फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। इस प्रकार समझ सकते हैं हिंदी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ। अरे सिंध से हिंद बना और हिंद से हिंदी शब्द बना। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। पूर्ण रूप हिंदी शब्द हमारा फारसी भाषा से लिया गया है, लेकिन ये हमारे भारत में बोले जाने वाली बहुत से अधिक क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है। ये हमारी भारत की सबसे राजभाषा है, यानी अधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। ये हमने हिंदी के बारे में हिंदी शब्द समझ लिया कि हिंदी इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, हिंद से भारत भी होता है। हिंद से भारत भी होता है। हिंद से भारत होता है। इस प्रकार हिंदी को भारत की भाषा कहते हैं। हिंदी को भारत की भाषा कहते हैं। हिंद का मतलब क्या होता है, भारत भी होता है। तो हिंदी शब्द को क्या कहते हैं, हिंदी को भारत की भाषा कहते हैं। भारत की भाषा कहते हैं। हिंदी को भारत की भाषा कहते हैं। इस प्रकार हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंद से हमारा हिंद बना और हिंद से हिंदी शब्द बना। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंद का अर्थ भारत होता है और इसलिए हिंदी को भारत की भाषा कहते हैं, जिससे हिंदी शब्द बना है। तो हिंदी को भारत की भाषा कहते हैं। एक हिंदी यानी हिंदी क्या है, हिंदी जो है हिंदी इंडिगो आर्यन हिंदी इंडिगो आर्यन परिवार की भाषा है। आर्यन परिवार की भाषा है। पहले जो हिंदी थी, हिंदी इंडिगो आर्यन परिवार की क्या थी, भाषा थी, जो हमारी आगे चलकर हमारा क्या बन गए, हिंदी यानी भारत की भाषा बन गई। इस प्रकार हिंदी का हमारा विकास हुआ। और हिंदी की लिपि देखते हैं। हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि है। हिंदी जिस लिपि में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। और हिंदी लिपि की चिन्ह क्या है, हिंदी लिपि का चिन्ह, हिंदी लिपि की चिन्ह, हिंदी लिपि की चिन्ह क्या है, यानी अ से य तक जो हमारा होता है, अ से य तक ये हमारी हिंदी लिपि की चिन्ह है। जैसे आ ई उ क ख ग घ, ये सब क्या है, हिंदी लिपि का चिन्ह है। अब देखिए व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने होते हैं, व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। यानी व्याकरण के मुख्य 4 अंग हैं। यानी व्याकरण के मुख्य कितने 4 अंग होते हैं, कौन कौन,
पहला होता है हमारा, पहला अंक कौन सा होता है? पहला होता है वर्ण, वर्ण। नंबर 2 होता है शब्द, और नंबर 3 होता है पद, और नंबर 4 होता है वाक्य। इस प्रकार हमारा हिंदी व्याकरण के 4 अंग होते हैं, यानी वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, पद होते हैं, वाक्य होते हैं। यदि आप हिंदी व्याकरण में इन चारों का ज्ञान अच्छी तरह से सीख लिया तो आपको हिंदी एकदम अच्छी तरह से समझना, पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाएगा। इसलिए आपको हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए इन चारों को क्रम से पढ़ेंगे। अब हम अगले क्रम में वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्ण भाषा, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जो सार्थक शब्द बनता है उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के जो शब्द जोड़कर, जब दो शब्द जोड़कर ये बनता है शब्द, उसे पद कहते हैं। और कई पद यानी कई शब्द जोड़कर जब सार्थक वाक्य बनते हैं उसे वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार हम अब अगले क्रम से पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, फिर शब्द पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे, फिर वाक्य पढ़ेंगे। अब हम अगले क्लास में आप लोगों को वर्ण पढ़ाएंगे। अब इसे आप इतना चीज इस क्लास में सीखिए, यानी हिंदी पढ़ने के पहले आपको इतना आना आवश्यक है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं हिंदी व्याकरण की कुछ मुख्य तत्वों के बाद इसे रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, यानी भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम या साधन से हम अपने विचारों, भावों और भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ कहना या बोलना होता है। ये हमारा भाषा का परिभाषा हो गया। अब भाषा के प्रकार, यानी भाषा के व्यक्त करने के कितने रूप होते हैं? भाषा के प्रकार यानी भाषा को व्यक्त करने के, यानी व्यक्त करने के कितने रूप होते हैं? तो भाषा मुख्य रूप से भाषा मुख्य रूप से 3 रूप से व्यक्त किया जा सकती है। जैसे मौखिक भाषा, यानी एक होती है मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर कुछ कहते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जो अपने विचारों को हम लिख कर जब व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचारों को संकेत के द्वारा किसी को समझाते हैं, यानी व्यक्त करते हैं, तो सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के अंग क्या होते हैं? भाषा के मुख्य 5 अंग होते हैं। पहला ध्वनि होता है, दूसरा लिपि होता है, तीसरा वर्ण होता है, चौथा शब्द होता है, और पांचवा जो कि हमारा वाक्य होता है। वैसे से मुख्य 3 ही है, ये वर्ण और शब्द और वाक्य को, ये तीनों को मुख्य अंग माने जाते हैं इसके। लेकिन ये ध्वनि और लिपि भी जोड़कर ये 5 अंग हो जाते हैं। तो ध्वनि जो हमारे मुख से आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को जिस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। और लिपि को जब क्रमगत व्यवस्थित करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण के प्रयोग से जब शब्द बनता है उसे शब्द कहते हैं, और शब्द के प्रयोग से वाक्य बनता है तो वाक्य होता है। ये हमारा हो गया भाषा के अंग। और व्याकरण देखिए, व्याकरण यानी किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द वि धन आ धन करण शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छे से समझना। यानी ये हमारे जो व्याकरण में वी और अ है, क्या है? उपसर्ग है, और जो ये हमारा करण शब्द है वो प्रत्यय है। तो हमारा 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय जोड़ के हमारा व्याकरण शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छे से समझना। हिंदी देखिए, यानी हिंदी क्या होती है? ये सिंध से हिंद शब्द बना, यानी एक सिंध शब्द था जो हमारे सिंध नदी के किनारे रहते थे जो लोग, वहीं जो सिंध शब्द वहीं से उत्पन्न हुआ था, सिंध नदी से। और वहाँ के लोग जो भाषा बोलते थे, वहाँ के लोग को तब हिंद कहा जाने लगा, और हिंद से ही वो लोग जो बोलते थे, तो उसी से हिंद की भाषा को हम हिंदी शब्द बना, यानी हिंद की भाषा के बोलने से हिंदी शब्द बना। और हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंद का मतलब भारत भी होता है, हिंद का मतलब भारत, इसलिए हिंदी को हम भारत की भाषा कहते हैं। हिंद का मतलब भारत होता है, इसलिए हिंदी को हम भारत की भाषा कहते हैं। हिंदी इंडिको आर्यन परिवार की भाषा है, यानी इंडिको आर्यन परिवार की भाषा है हिंदी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और हिंदी लिपि की चिन्ह क्या है? यानी कैसे चिन्ह से? तो अ से किया तो हमारा जो वर्णमाला होता है, अ से अनारा से आम से मिली इसी को छोड़ो छोड़ इसे इसे ये से ना को छपरी और से औरत अच्छा बुरा है का ग, ये सब क्या है? हिंदी के लिपि चिन्ह है, यानी लिपि के हिंदी के देवनागरी के चिन्ह है। व्याकरण के अंग क्या होता है? व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं, यानी वर्ण होता है, शब्द होता है, पद होता है, वाक्य होता है। और वर्ण क्या होता है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण होता है। अब इसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि इस क्लास से आप लोगों को अवश्य बहुत सी जानकारी मिली होगी और आपके उपयोगी क्लास होगा। और यदि ये क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी है, अच्छा लगा हो, तो हमारे क्लास को, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके जुड़िए और अपना सहयोग लीजिए। और
ज्ञान को अपने आगे बढ़ाइए। यदि आप लोगों को हिंदी क्रम से सीखना है, विस्तार सीखना, तो आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर से गुरु ज्ञान पाठशाला से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए। तब अब मिलेंगे आप लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।